गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब यहाँ कवि ने पहले दृश्य में तो ये बताया कि वर्षा ऋतु थी, पर्वतीय क्षेत्र में प्रकृति अपना हर रूप बदलती हुई दिखाई दे रही थी, जहां पर्वतमालाएं असंख्य आकृति में, असंख्य हजारों संख्याओं में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वे अपने हजारों पुष्प रूपी आंखों से अपने सौंदर्य को नीचे बने तालाब में जो दर्पण के समान स्वच्छ है उसमें निहारते हुए प्रतीत होती हैं। और दूसरे दृश्य में ऐसा प्रतीत होता है कि जो झरने यहाँ से प्रवाहित होते हैं वे जितनी ऊंचाई से गिर रहे हैं, पानी की आवाज उतनी तेज आती है। और उसी कवि ने यह कल्पना करते हुए बताया कि मानो वे पर्वतों की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा करना यानी कि इतनी तेज आवाज में वे गाते हुए, कल कल करते हुए जब नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं तो उसकी आवाज से यह अनुमान लगाया जाता है कि वे पर्वत कितने ऊंचे होंगे। पर्वत यानी गिरि, गौरव यानी उनकी प्रशंसा, झरझर, झरझर का अर्थ है लगातार प्रवाहित होना, मद में, मद का अर्थ है नशा, नस नस यानी रोम रोम, उत्तेजित करना, रोमांचित करना, प्रफुल्लित करना। और ऐसा लगता है कि उस दृश्य को देखकर हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। हम कभी पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा करते हैं तो जो दूर तेज आवाज के झरने हमें सुनाई देते हैं या हम किसी झरने के पास होते हैं तो पानी की बूंदें जब हम पर गिरती हैं, वह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। और कवि ने इसीलिए उस शाब्दिक चित्रण के माध्यम से हमें उस दृश्य की कल्पना करवाई है कि झरने जितनी तेज गति से नीचे आते हैं वे हमारे मन में रोमांच उत्पन्न कर देते हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। हम जानते हैं कि जब पर्वत, जहां से झरने बह रहे हैं, पर्वत न तो समतल होते हैं, तो पर्वत जो हैं उनमें पहाड़ी क्षेत्र में ये पर्वतों का जो क्षेत्र है वह खुरदरा होता है और जब पानी नीचे तेज गति से आ रहा है तो वह उनसे टकराता है। टकराते हुए वे मोती के समान लड़ियां बना रहे हैं। जिस प्रकार से एक मोती की माला श्वेत रंग की है और उस श्वेत मोती की माला को यदि हम हाथ से पकड़कर नीचे की ओर छोड़ दें, यदि उसको एक बार नीचे की ओर छोड़ दिया जाए तो सारे मोती बिखर जाते हैं और वे बिखरे हुए मोती के समान ही कवि की कल्पना में पानी की वे बूंदें हैं और वे मन में रोमांच उत्पन्न करती हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, झरते हैं यानी झरझर प्रवाहित हो रहे हैं, झाग भरे निर्झर, निर्झर यानी झरने। और जैसे ही वे नीचे की ओर आते हैं, जब वे आते हैं तो यहाँ पर बुलबुले उठते हैं और वे बुलबुले एक झाग का रूप धारण कर लेते हैं और बर्फ से पिघलकर जो झरने आ रहे हैं, स्वाभाविक है उनमें धुआं उठता है और वह धुआं उठता हुआ ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे झाग उत्पन्न कर रहे हैं। गिरि के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर के यानी पर्वतों के, उर यानी हृदय से, उठ उठकर बार बार आगे की ओर बढ़ते हुए, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, तरुवर यानी वृक्ष, उच्च आकांक्षाओं से यानी ऊंची आकांक्षा, आगे बढ़ने की इच्छा लिए हुए हैं, झांक रहे नीरव नभ पर। नीरव, रव का अर्थ है शब्द और नीरव नी उपसर्ग लगने से बन गया शब्द रहित। नभ पर यानी आसमान। अनिमेष, अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए। अटल यानी स्थिर भाव से, कुछ चिंता पर, और वे कुछ कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की दृश्य की कल्पना किस तरह से की है कवि ने? जो गिरिवर यानी पर्वत हैं, उनके उर से तात्पर्य ये जो पर्वत है, इन पर्वतों के बीच जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, वे इस तरह से ऊपर की ओर देखते हुए दिखाई देते हैं और जब इनके ऊपर से बादल गुजरते हैं तो ये सब इनको छूते हुए निकल जाते हैं और ये बादल जब इनके ऊपर से जा रहे हैं तो ऐसा लगता है वृक्ष तो अपनी जगह पर खड़े हैं, लेकिन बादल जब उनको स्पर्श करते हुए दिखाई देते हैं तो कवि को यह प्रतीत होता है मानो पर्वतों के हृदय से उठने वाले वृक्ष आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, वे आसमान को छूना चाहते हैं।
हैं झांक रहे नीरव नभ पर, और वे इस आसमान की ओर, शब्द रहित आसमान की ओर देखते हुए दिखाई देते हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, और पर्वत कैसे दिखाई देते हैं? जैसे बिना पलक झपकाए अपने स्थान पर अटल है, स्थिर है, लेकिन कुछ कुछ चिंतित है। इन तीनों शब्दों का अर्थ यहाँ ये है कि चिंतित क्यों दिखाई देते हैं? जब भी पर्वतीय क्षेत्र में हम देखते हैं, आसमान में जब काले बादल छा जाते हैं, पक्षी अपने घोंसलों में चले जाते हैं, कहीं पर कोई भी चहचहाट नहीं सुनाई देती है, तो वातावरण एकदम शांत हो जाता है। दूसरी तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता है, तो बादलों का आना जाना वहां पर कालापन ला देता, अंधेरा छा जाता है। पर्वत किसी भी स्थिति में अपने स्थान से हिलते डुलते नहीं है, तो वे अटल अडिग दिखाई देते हैं। जो भी आंधी तूफान आएंगे उसे वे झेलने को तैयार है। अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए वे पर्वत इतने साफ स्वच्छ दिखाई दे रहे होते कि मानो वे उन बादलों का सामना करने के लिए बिना पलक झपकाए उनका आना जाना देख रहे हैं। इसे मैं पूरा वापस समझा देती हूँ। पर्वतों की यश गाथा गाने वाली झरने लगातार प्रवाहित होते हैं और उन्हें देखकर मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, रोम रोम पुलकित हो उठता है। पर्वतों पर बहने वाली झरने मोती की लड़ियों के समान सुंदर दिखाई देते हैं। बहते हुए झरने झाग से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। पर्वतों के हृदय से उठ उठकर वृक्ष मानो आसमान को छूने की आकांक्षा प्रकट करते दिखाई देते हैं, और वे शब्द रहित आसमान की ओर देखते हुए पर्वत मानो बिना पलक झपकाए यानी लगातार अडिग भाव से, लेकिन कुछ कुछ चिंतित शांत भाव से आसमान की ओर निहार रहे हैं। तीसरा दृश्य परिवर्तित होता है जब वर्षा प्रारंभ हुई। उड़ गया अचानक लोभ दर फड़का अपार पारद के पर। उड़ गया से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? अदृश्य हो जाना। जैसे ही वर्षा प्रारंभ होती है, हमें पता है तेज गति से जैसे ही वर्षा आती है, तो हमें उस वर्षा के कारण, जल की बूंदों के कारण पीछे का दृश्य दिखाई नहीं देता है और सब कुछ अदृश्य सा प्रतीत होता है। ऐसा ही पर्वतीय क्षेत्र में दिखाई देता है। और जैसे ही तेज वर्षा प्रारंभ हुई, ऐसा लगा मानो उधर भू को धारण करने वाला, अर्थात वे पर्वत जो कि वहां पर अदृश्य हो गए हैं, उन अदृश्य पर्वतों की स्थिति कैसी है? कवि ने कैसी कल्पना की है कि वे मानो बादलों के पंख पर सवार होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। पारद यानी बादल। फड़का, फड़फड़ाना, जैसे कोई पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है, और पक्षी जब पंख फड़फड़ाकर उड़ता है, ठीक उसी प्रकार से बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ वे पर्वत जो अदृश्य हुए हैं, कवि की यह कल्पना है कि मानो वे उन पंखों पर सवार होकर कहीं और स्थान पर चले गए हैं, कहीं अन्यत्र चले गए हैं, क्योंकि वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। रव शेष रह गए हैं निर्झर। निर्झर यानी झरने। रव यानी शब्द। पहले हमने शब्द पढ़ा था नीरव। नीरव मतलब शब्द रहित। अब रव का अर्थ है शब्द। तो शब्द मात्र सुनाई देता है। जब वर्षा ऋतु होती है तो तेज वर्षा की आवाज, पानी की बूंदें हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। तो मात्र झरनों की आवाज सुनाई दे रही है टूट पड़ा भूप पर अंबर, और इतनी तेज वर्षा हो रही है मानो अंबर यानी आसमान धरती पर टूट पड़ा हो ऐसा दिखाई देता है। तेज वर्षा के कारण और क्या परिवर्तन आता है? धस गए धरा में सब है शाल। शाल वृक्ष, जो पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष हैं, वे इस तरह से लंबे लंबे शंकु के आकार के होते हैं, और वे सारे के सारे जो पर्वतों के अंतर्गत, पर्वतों के साथ साथ वे भी ऐसे लगते हैं जैसे तेज वर्षा के कारण भयभीत होकर अदृश्य हो गए हैं, यानी धरती में धस गए हैं। भय, भय सहित भयभीत होकर। शाल यानी ये वृक्ष, शाल वृक्ष। उठ रहा धुआं जल गया ताल। और जब तेज वर्षा होती है तो जो तालाब है, उस तालाब में तेज वर्षा के कारण चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, और वे बूंदे जब वापस उठती हुई दिखाई देती है तो वे धुएं के समान दिखाई देती हैं।
और कवि की यह कल्पना है कि इस तेज वर्षा के कारण उस तालाब में जैसे धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, मानो वह ताल जल गया है। जल गया से तात्पर्य पूरी तरह से वह जलमग्न हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। अक्सर तेज वर्षा के कारण तालाब लबालब भर जाते हैं और उनकी सीमाएं हमें नहीं दिखाई देती, सड़कों पर भी पानी तक आ जाता है। तो रास्ते में जो पानी दिखाई दे रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाने से कवि ने यह कल्पना की है मानो वह तालाब भी जलकर जलमग्न हो गया है। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। जलद यानी जल को धारण करने वाला और जलद यानी बादल, यान यानी विमान, विचर विचर विचरण करना, घूमना। इंद्र देवता जो हैं वे अपने बादलों रूपी विमान पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम रहे हैं और अपना जाल फैला रहे हैं। यहाँ इससे क्या तात्पर्य हुआ कि वर्षा के देवता इंद्र जो कि अपने बादलों रूपी यान पर बैठकर, इंद्र देवता का ये विमान क्या है? बादल, और वे बादलों पर विराजमान होकर बादलों पर विचरण कर रहे हैं। और जब वे विचरण कर रहे हैं यानी जहां जहां वे जा रहे हैं वहां वहां वर्षा हो रही है और इस तरह से वे अपना जाल चारों ओर फैला रहे हैं। पूरे इस वर्णन में कवि ने 3 दृश्यों का वर्णन किया था और इस कविता का जो अंतिम अंश है उसमें तेज वर्षा के कारण जो परिवर्तन आया है वह कैसा लगता है? मानो बादल आसमान में बारिश होने से, बादलों के दिखाई देने से ऐसा लगता है जैसे पर्वत उन बादलों पर सवार होकर किसी अन्यत्र स्थान पर चले गए हैं। झरनों का शब्द मात्र सुनाई दे रहा है, मानो आसमान धरती पर टूट पड़ा हो, ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि तेज वर्षा के कारण सब तरफ मात्र वर्षा की आवाज, जल की आवाज ही सुनाई देती है। और वृक्ष जो है वे भयभीत होकर मानो धरती में धंस गए हैं। चारों ओर बर्फीली पानी की जो बूंदे हैं उनके कारण धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तेज वर्षा के कारण जब पानी बुलबुलों के रूप में ऊपर की ओर उठता है तो वह धुएं का रूप ले लेता है। और ऐसा ही दृश्य देखकर कवि की यह कल्पना मानो तालाब जलकर नष्ट हो गया है। इस तरह से इंद्र देवता अपने बादलों रूपी यान पर विचरण करते हुए प्रतीत होते हैं। सारा वातावरण जलमग्न हो जाता है।